हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्जाम्स हुआ था उसका 30 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ये सेट 2 है और इसके पहले मैंने सेट 1 को डिस्कस कर दिया है, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से आप लोगों को एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, सभी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा तो उसे मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1. In animal cells, the breakdown of very long chain fatty acids through beta oxidation is conducted by which of the following organelles? पशु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला फैटी एसिड का टूटना निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पेरोक्सीजोम्स के द्वारा। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये मेनली कहाँ पे किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। लेकिन और ये बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड का होता है उससे क्या होता है? एनर्जी को जनरेट किया जाता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन समटाइम्स पेरोक्सीजोम्स में भी होता है। तो पेरोक्सीजोम्स में किस टाइम होगा? जब फैटी एसिड का जो चेन होगा वो लॉन्ग होगा। तो लॉन्ग चेन जब फैटी एसिड होते हैं तो वहाँ पे जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे होता है? पेरोक्सीजोम्स में होता है। और समटाइम्स जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा के प्लेस पे जब ओमेगा ऑक्सीडेशन होगा तो ये कहाँ पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब जो फैटी एसिड जो होता है वो क्या होता है बेसिकली? तो ये एक अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। तो ये किस तरह से लिखेंगे? तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसे किस तरह से लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को अटैच कर देंगे तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फैटी एसिड। यही होता है फैटी एसिड। जब हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे कहते हैं फैटी एसिड। तो इसी का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब हम लोग इसके सारे प्रोसेस को देखेंगे किस तरह से जनरेट किया जाता है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है? जो फैटी एसिड होता है वो सबसे पहले एक कोएंजाइम होता है उससे अटैच होता है। और अटैच होने के बाद ये क्या बनाता है? एसाइल कोए बनाता है। तो हम लोग सपोज एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक फैटी एसिड का। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ पे क्या लॉन्ग चेन वाले को बीटा ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि कार्बन चेन जो होगा, हाइड्रोकार्बन का चेन होगा वो 10 कार्बन का होगा। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सही करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कार्बन चेन लेते हैं जिसमें लॉन्ग चेन होगा तो R10, ये एक हाइड्रोकार्बन का चेन है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया? ये एक बन गया फैटी एसिड, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन का चेन कितने का है? 10 का है। तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट स्टेप में? इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो क्या होगा? एलिमिनेट होगा। और यहाँ पे अटैच होता है एक एंजाइम होता है OA, ये अटैच हो जाते हैं। तो हो जाएगा R10 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अटैच हो जाएगा COA, कोएंजाइम A अटैच हो जाएगा। और ये फिर क्या कहलाता है? एसाइल कोए कहलाता है। अब एसाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? तो इसके आगे का प्रोसेस में है कि एसाइल कोए जो है वो क्या होता है? एसाइल कोए बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अगर लॉन्ग चेन है तो पेरोक्सीजोम में ट्रांसपोर्ट होगा। तो एसाइल कोए यहाँ ये कहाँ पे जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ से क्या होगा?
यहाँ से ये आगे का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जो एसाइल कोए है उसमें क्या होता है, जब बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें हर बार क्या होता है, इसमें 4 एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं। यानी कि जो एसाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्या होगा, इसके बाद अलग अलग 4 तरह के एंजाइम्स इस पे काम करेंगे और इस तरह से 4 एंजाइमेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व होता है बीटा ऑक्सीडेशन में। और हर बार जब एक स्टेप होगा तो हर स्टेप में 2 कार्बन यूनिट्स इलिमिनेट होते जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं। और इस तरह से ये क्या बनाता है, एसिटाइल कोए। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर 2 कार्बन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, एक फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 2 कार्बन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा R2C डबल बॉन्ड O और कोए, और दूसरा बनेगा यहाँ पे क्योंकि 10 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 2 निकल गए तो बचे 8, तो R8C डबल बॉन्ड O COA। तो एक ये बना और दूसरा ये बना। तो इस तरह का जो इस स्टेप है वो 4 स्टेप होते हैं। यानी कि हर स्टेप में 2 कार्बन का चेन है जो रिमूव होता जाएगा, 2 कार्बन एलिमेंट्स है जो रिमूव होता जाएगा। और ये क्या बनाता है, ये जो हो गया बन गया, ये बना एसिटाइल कोए। तो इस तरह के 4 स्टेप्स होंगे और इस तरह से कार्बन जो है एलिमिनेट होता जाएगा और फैटी एसिड है जो उसका चेन स्मॉल होता जाता है। और यही इसी तरह का प्रोसेस होता जाता है और कार्बन इस तरह से फैटी एसिड जो था उसका चेन स्मॉल होता जाएगा, ब्रेकडाउन होता जाएगा और ये एसिटाइल कोए बनाता है। और ये फर्दर क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोए है ये फर्दर जाता है क्रेब्स साइकिल में, जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो क्रेब्स साइकिल भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी का करेंसी होता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे और भी क्या होते हैं, कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, और इसमें आगे NADH भी बनते हैं और FADH2 भी बनते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और ये फिर आगे क्या होते हैं, इंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए, ये फिर जाते हैं क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं, क्रेब्स साइकिल जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में। तो क्रेब्स साइकिल में क्या क्या यूज होते हैं, NADH, FADH2 और एसिटाइल कोए। और एसिटाइल कोए और ये सब जो कंपाउंड्स हैं सभी यहाँ पे जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है वहीं से बनते हैं और इस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है वो किस टाइम पे ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये इसका इम्पोर्टेंस कब है, ये एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो जब हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं उस समय यूज होता है। क्योंकि फास्टिंग के टाइम क्या होता है कि हम लोग खाना नहीं खाते तो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो जो भी हमारे बॉडी में जो भी फैट स्टोर्ड होते हैं उसी फैट को ब्रेक डाउन किया जाता है और वहाँ से एनर्जी हम लोगों को मिलती है। और जो फैट जो हम लोग के बॉडी में स्टोर होता है वो फ्यूल जैसा काम करता है और इसी तरह से हम लोगों को वहाँ से फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होकर वहाँ से एनर्जी हम लोग को मिलता है फास्टिंग के टाइम पे। तो इस तरह से यहाँ ये जो ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसिड का उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे एसिटाइल कोए जो बनता है वो आगे क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं जहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होता है। चलते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स प्रोजेक्ट्स इज डिक्लेयर्ड एज मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन मई 2001? निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मई 2001 में यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और आंतरिक विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाट्टम। यहाँ पे है इंडिया में कौन कौन से है, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है जिसे 2001 में प्रोक्लेम किया गया है। तो ये प्रोक्लेम किया गया है यानी घोषित किया गया है
और आगे हम लोग देखेंगे जिसमें कि उसके जो लिस्ट है उसमें इंस्क्राइब किया गया है, यानी कि उसमें उसे जोड़ा गया है। तो कुटियाट्टम को 2001 में घोषित किया गया। फिर ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग है, उसे 2003 में घोषित किया गया। और रामलीला जो है इंडिया का, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायणा, इसे 2005 में घोषित किया गया। लेकिन अब हम लोग इंडिया में देख लेते हैं कि टोटल कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है और इसे कब इंस्क्राइब किया गया, शामिल किया गया यूनेस्को के लिस्ट में। तो कुटियाट्टम जो संस्कृत थिएटर है उसे 2008 में इंक्लूड किया गया। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग को 2008 में। फिर रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायणा, इसे 2008 में। रमन, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, इसे 2009 में। छाऊ डांस को 2010 में। कालबेलिया, फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, इसे 2010 में। मोडिएट्टू, रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रिसाइटेशन ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, इसे 2012 में। संकीर्तन, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, इसे 2013 में। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग द थिएटर ऑफ जांडियाल गुरु, जो पंजाब के हैं, उसे 2014 में। नवरोज को 2016 में। योगा को 2016 में। कुंभ मेला को 2017 में। दुर्गा पूजा जो कोलकाता में मनाया जाता है उसे 2021 में। और गरबा जो गुजरात का है उसे 2023 में। तो ये हो गए टोटल यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज जो ह्यूमैनिटी के हैं वो हो गए इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। In which of the following events did India get its first individual Olympic gold medal? निम्नलिखित में से किस आयोजन में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शूटिंग। तो मैंने ओलंपिक का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें कि जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ तब से 2024 तक के जितने भी फैक्ट्स ओलंपिक के बारे में, जितने भी विनर्स रहे जिस फील्ड में जिन्होंने मेडल जीता, सभी को मैंने इंक्लूड किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक में किसे मिला था? अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग के फील्ड में। तो ये मैंने वहाँ पे फैक्ट्स को बताया था और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग ओलंपिक में, समर ओलंपिक में, जब से समर ओलंपिक का स्टार्ट हुआ तब से 2024 तक में जितने भी विनर्स रहे उनके लिस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले 1900 का ओलंपिक हुआ, तो यहाँ पे मैंने वही ओलंपिक को इंक्लूड किया है लिस्ट में जिसमें कि इंडियन ने कुछ मेडल्स जीते हैं। तो सबसे पहले 1900 का ओलंपिक है, ये कहाँ पे हुआ? पेरिस में। इसमें नॉर्मन पेजार्ड ने एथलेटिक्स के फील्ड में 2 सिल्वर मेडल जीता। लेकिन जो ये नॉर्मन पेजार्ड है वो एंग्लो इंडियन है, इसलिए समटाइम्स इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है इंडियन में। इसलिए जब पूछा जाए कि फर्स्ट जो इंडियन है उन्होंने, कौन से इंडियन हैं जिन्होंने मेडल को जीता, तो उसमें हो जाते हैं केडी जादव। तो 1952 का जो ओलंपिक हुआ ये कहाँ पे हुआ? हेलसिंकी में। इसमें केडी जादव ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रोंज मेडल जीता। 1996 अटलांटा में हुआ, इसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रोंज मेडल जीता। 2000 का सिडनी ओलंपिक हुआ, इसमें कर्नम मेलेसबरी ने वेट लिफ्टिंग के फील्ड में ब्रोंज मेडल जीता। तो ये फर्स्ट फीमेल विनर थी जिन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम मेडल को जीता था। तो इस फैक्ट्स को भी याद रखना है। 2004 का एथेंस में हुआ था, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। 2008 का बीजिंग में हुआ, इसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के फील्ड में गोल्ड मेडल जीता। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल कौन से फील्ड में सबसे पहले जीता गया था। तो ये शूटिंग के फील्ड में ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और इस ओलंपिक में सुशील कुमार ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रोंज मेडल जीता। विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रोंज मेडल जीता। और
इसके बाद है 2012 का लंदन ओलंपिक। इसमें सुशील कुमार ने रेसलिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। विजय कुमार ने शूटिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। गगन नारंग ने शूटिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद है 2016 का रियो ओलंपिक। इसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद है 2020 का टोक्यो ओलंपिक। इसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। और ये है नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स के फील्ड में इन्होंने गोल्ड जीता हो जाएगा ये। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता। ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो उसे मैं एडिट करके सही करके पीडीएफ को प्रोवाइड करूँगी। तो ये नीरज चोपड़ा का था एथलेटिक्स, इसमें गोल्ड जीता। मीराबाई चानू का है वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता। रवि कुमार दहिया का है रेसलिंग में 57 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता। और ये जो बॉक्सिंग में है वो किसका है, लवलीना बोर्गोहेन का है। लवलीना बोर्गोहेन का बॉक्सिंग है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और ये मेंस फील्ड हॉकी टीम का है, जो कि हॉकी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये पीडीएफ थोड़ा ये हो गया है, इसमें टाइपिंग कुछ इधर हो गया है, इसे मैं सही करके वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। अब आगे है 2024 का पेरिस ओलंपिक। इसमें नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में सिल्वर जीता। मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह सिंधु का क्या था, टीम था, उन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता। और हॉकी टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज जीता। अमन सहरावत ने रेसलिंग में 57 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। तो ये थे सारे विनर्स के लिस्ट, और उन्होंने कौन से फील्ड में कौन सा मेडल जीता, सबका लिस्ट यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो इधर हुआ है उसके लिए सॉरी, इसे मैं सही करके पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप लोग उसे सही ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनल contains ribosomal RNA and is involved in the production of ribosomes। किस अंग में राइबोसोमल आरएनए होता है और यह राइबोसोम के उत्पादन में शामिल होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ पे राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस में। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये बेसिकली किससे बना होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। जहाँ पे न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम का बायोजेनेसिस होता है, यानी राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं, सपोज ये सेल है तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये न्यूक्लियस है अंदर में, तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा वेल डिफाइंड होगा। लेकिन जो इसके आगे इससे अलग क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। वहाँ पे जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है सभी इसी में मिक्स होते हैं। तो ये होता है डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो जो न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पे उसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, उसमें होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन जो कि डीएनए और उससे एसोसिएटेड प्रोटीन से बना होता है, और न्यूक्लियोलस और उसका उसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ये कहाँ पे होता है, जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। तो ये सेल है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो सेपरेट हो रहा है ये न्यूक्लियस है, जो कि ये जो मैंने रेड कलर का बाउंड्री बनाया ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, सब्सटेंस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर,
उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये पार्ट होगा, जिस तरह से साइटोप्लाज्म था उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं फ्लूइड जो होता है न्यूक्लियस के अंदर उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, यानी कि ये जैसे ये डीएनए है तो इसके स्मॉल सेगमेंट को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। क्रोमेटिन से ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है फर्दर। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कैसा होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट होता है और यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पोर्स। इसका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियर इनवेलप और ये न्यूक्लियर इनवेलप में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर्स। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये ये हो गया न्यूक्लियर इनवेलप, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होता है इसी न्यूक्लियर इनवेलप में प्रेजेंट होता है और ये रेगुलेट करता है पैसेज को कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो अंदर जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। इस चीज को रेगुलेट करने का काम होता है न्यूक्लियर पोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रोग्राम that was introduced in the year 2000 से 2001 aims to offer homes drinking water, primary education and basic health care in rural areas। वर्ष 2000 से 2001 में शुरू किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब हम लोग जितने भी ऑप्शंस में योजना का दिया हुआ है उसे सभी को देखेंगे, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस स्कीम का नाम है। इसे लॉन्च किया गया 2000 में। इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव रूरल एरियाज, और इसमें फोकस किस चीज़ पे किया गया, तो रूरल एरियाज को अगर इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना होगा, लाइवलीहुड सही करना होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा और एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना होगा। इसमें एलिजिबिलिटी कैसा है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, तो रूरल हाउस होल्ड में जो भी बीपीएल के लोग होंगे उनके लिए है। फिर मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स और ST/SC की जो भी वीमेंस हैं उनके लिए है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और रूरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसे लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2000 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, वैसे एरिया में जो कि अनकनेक्टेड हैं वहाँ पे सड़कें नहीं बनाई गई है, और वैसा सड़क बनाया जाएगा जो कि सभी जो भी ऑल वेदर होते हैं सभी मौसम में वो ये मतलब यूज उसका हो पाएगा, वैसे रोड को बनाया जाएगा। अनकनेक्टेड हैबिटेशन मीन्स। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो वैसे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस जहाँ पे पॉपुलेशन प्लेन एरिया में अगर 500 से ज़्यादा होगा, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, डिजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज में 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 250 से ज़्यादा लोग होंगे, वैसे एरिया में सड़कें बनाई जाएगी। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसका एम था कि 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 62,500 किलोमीटर नए रोड को बनाया जाए जो कि सभी मौसम में जारी रह सके, उसका यूज किया जा सके। और इसमें कितने अनकनेक्टेड हैबिटेशन को जोड़ा जाएगा, 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशन को जोड़ा जाएगा। और ये स्टार्टिंग में क्या था, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव था, यानी कि सेंटर ही 100% खर्च करेगी रोड को बनाने में। लेकिन 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर से सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर को डिवाइड किया गया, यानी सेंटर भी कुछ पार्ट को खर्च करेगा और स्टेट भी। तो सेंटर का पार्ट था 60 और स्टेट का था 40, यानी 60:40 में डिवाइड किया गया शेयर को, जो भी खर्चा आएगा उसका। और अभी तक क्या है, 8 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स को बनाया जा चुका है और 1 लाख
80,000 हैबिटेशंस को जोड़ा जा चुका है इस स्कीम के अलग अलग फेजेज में। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो ये एक पेंशन स्कीम है। इसमें एल्डरली पीपल जो होते हैं उन्हें पेंशन्स देकर उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है और सीनियर सिटीजन्स को इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लॉन्च किया गया 4 मई 2017 में और इसका डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें मिनिस्ट्री कौन सा इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये इसका पीरियड क्या था? एक्टिवेशन पीरियड 4 मई 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया है। अब जो लास्ट एक्सटेंडिंग पीरियड है वो 31 मार्च 2023 तक का है। इसमें मिनिमम एज कितना है? 60 ईयर्स और मैक्सिमम कितना है? इसका लिमिट नहीं है। इसमें ड्यूरेशन कितने ईयर्स का होता है पॉलिसी में? इसमें 10 साल का ड्यूरेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये लॉन्च किया गया दिसंबर 2018 में और इसका किस टाइप का स्कीम है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना लैंड होल्डिंग फार्मर्स को पूरे कंट्री में। और इसमें इनकम सपोर्ट कितना है? 6,000 एनुअली दिया जाता है, हर साल 6,000 दिया जाता है। और किस तरह से दिया जाता है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जाता है 2-2 हज़ार का। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें सभी फार्मर्स को जिसके पास लैंड है उसके पास उसे दिया जाता है, उसमें कुछ लोग को छोड़कर। इसमें बेनिफिशियरी कौन होते हैं? ये तय किया जाता है स्टेट और यूनियन टेरेटरी में जो भी होते हैं फार्मर्स, तो स्टेट के द्वारा और यूटीज के द्वारा ये तय किया जाता है कि किन लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। और ये जो स्कीम है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ये तय कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाई द मेल्स ऑफ 3 एडजेसेंट स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 निकटवर्ती राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, छऊ डांस। तो संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग एक और डांस को क्लासिकल डांस के रूप में बनाया गया है जो कि है छऊ डांस। ये कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। तो जो छऊ डांस है उसका 3 स्टाइल्स होता है। पुरुलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। अब जो ये जो छऊ डांस है उसे 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया यूनेस्को के। और इसमें सरायकेला और पुरुलिया छऊ में मास्क का यूज किया जाता है, लेकिन जो मयूरभंज छऊ है उसमें मास्क का यूज नहीं किया जाता है। उसमें फेशियल एक्सप्रेशन से ही अपना बॉडी के मूवमेंट और गेस्चर को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। In the 1991 census, which state highest in rank in terms of literacy rate and held higher than the national average of literacy rate? 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में रैंक में सबसे ऊपर है और साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से अधिक है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केरला। अब हम लोग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था? 74.04%, मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। और स्टेट में सबसे हाईएस्ट किसका है? केरला का 93.91%, लोएस्ट है बिहार का 63.82% और यूनियन टेरेटरी में हाईएस्ट कितना है? किसका है? लक्षद्वीप का है 92.28% और लोएस्ट किसका है? दादरा नगर हवेली का 77.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन सितंबर 2023 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट संजय कुमार मिश्रा हु वाज अपॉइंटेड एज इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ ईडी? सितंबर 2023 में संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राहुल नवीन।
तो ईडी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसका काम क्या होता है, इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करना और फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उससे कॉम्बेट करना, मतलब उसका सामना करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसके मिनिस्ट्री कौन से है रिस्पॉन्सिबल, निर्मला सीतारमन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, राहुल नवीन। और पेरेंट एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज अ पार्ट ऑफ द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का एक हिस्सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मैथोन डैम। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंडर 4 डैम्स आते हैं। कौन कौन से, तिलैया डैम जो कि बराकर रिवर पे लोकेटेड है, और ये बराकर रिवर है जो दामोदर रिवर का ट्राइब्यूटरी है यानी सहायक नदी है। मैथुन डैम जो कि बराकर रिवर पे है लोकेटेड। पंचेत डैम ये भी दामोदर रिवर पे है। और कोनार डैम जो कि कोनार रिवर पे है और ये भी दामोदर रिवर की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, In 1928, who among the following wrote the Congress Party's Nehru Report, a future constitution for independent India, based on the granting of Dominion status? 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए भविष्य संविधान डोमिनियन स्टेटस देने के आधार पर लिखा था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मोतीलाल नेहरू ने। तो जो नेहरू रिपोर्ट था 1928 का, इसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे उन्होंने बनाया था। ये एक मेमोरेंडम था उनके अंडर में। और इसका मेन फोकस किस बात पे था, तो इन लोगों का मांग था डोमिनियन स्टेटस का और फेडरल सेटअप करने का, गवर्नमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का जिसमें कि माइनॉरिटीज लोग को कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो इनका यानी कि इनका 3 मांग था, डोमिनियन स्टेटस, फेडरल सेटअप और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स नेहरू रिपोर्ट के अंदर था। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में। इसमें और भी दूसरे मेंबर क्या कौन कौन से थे, इसमें थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। Next question is question number 11. When a large amount of carbon dioxide dissolves in a water body, the water becomes acidic because of the formation of which of the following acids? जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा एक जल निकाय में घुल जाती है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के गठन के कारण पानी अम्लीय हो जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कार्बोनिक एसिड। तो जो वाटर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है उसका रिएक्शन है CO2 + H2O और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2CO3। और इसमें क्या होता है, वाटर में CO2 डिजॉल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसीलिए ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है बाइकार्बोनेट्स के आयंस में HCO3- और हाइड्रोजन आयंस H+ में। और ये जब डिसोसिएट होता है इसके कारण वाटर बॉडी में हाइड्रोजन आयंस H+ है जो इंक्रीज हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, वाटर होता है जो एसिडिक हो जाता है और इस तरह से इसमें pH है जो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि pH जब कम होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो एसिडिक इंडिकेट करता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 7 से अगर कम होता है pH वैल्यू तो वो एसिडिक होता है। इस तरह से ओशंस में जो एसिडिफिकेशन होता है वो इसी की वजह से होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है ओशंस में और इस तरह से उसमें कार्बोनिक एसिड बनता है और उस वाटर में, ओशंस के वाटर में एसिडिटी है जो इंक्रीज कर जाता है। और इसके दूसरे एग्जांपल है, आप लोग ड्रिंक्स देखते होंगे, फिजी ड्रिंक्स, उसमें भी कार्बोनिक एसिड ही होता है जिसके कारण वो थोड़ा खट्टा टेस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. How many cities have been selected to be developed as sustainable and responsible destinations as per the Swadesh Darshan 2.0 scheme launched by the Union Minister of Tourism in January 2023?
जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार अस्थायी और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित होने के लिए कितने शहरों का चयन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 सिटीज को सेलेक्ट किया गया। तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरे खर्चा इसका कौन करती है? सेंटर करती है। इसे लॉन्च किया गया 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और इसमें इसका एम क्या था? इसमें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जो है उसको डेवलप करने का इसमें एम था। यानी कि जैसे कि कुछ जो होते हैं प्लेसेस होते हैं थीम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कुछ कुछ प्लेसेस हैं रामायण पे बेस्ड है या फिर महाभारता पे बेस्ड है, तो उस तरह से एक थीम को लेकर एक थीम पे जितने भी प्लेसेस हैं सभी को एक तरह से एक साथ कनेक्ट किया जाता है, सर्किट बनाया जाता है, और उस थीम बेस्ड टूरिस्ट को डेवलप करने का इस स्कीम में एम है। और यहाँ पे क्या है, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह का डेवलपमेंट करने से टूरिज्म जो है इंडिया में उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, प्रमोट हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्वदेश दर्शन 2.0 जो है उसमें कितने सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया इंडिया में? 30 सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया, और ये 15 स्टेट के अंदर हैं, और ये सारे सिटीज़ को सस्टेनेबली डेवलप किया जाएगा। अब जो 15 स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं। और उसके प्लेसेस कौन कौन से हैं? 30 सिटीज़ कौन कौन से हैं? इसमें है द्वारका, द्वारकाधीश टेम्पल, रुक्मिणी देवी टेम्पल, सुदामा सेतु, शिवराजपुर बीच, नागेश्वरा ज्योतिर्लिंग टेम्पल, गोपी तलब एंड भदकेश्वर महादेव मंदिर ऑफ द्वारका, इसको डेवलप किया जाएगा जो कि धौलावीरा में है। और ये धौलावीरा क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। फिर है कोलवा जो कि कहाँ पे है? गोवा में है। नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है। और सुखना लेक, ये रॉक गार्डन है, बर्ड पार्क है, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। फिर है कोकराझार एंड जोरहट कहाँ पे? असम में। तो ये सारे सिटीज हैं जिसे डेवलप किया जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। एज पर आर्टिकल 181 द डैश कैन नॉट प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration in a state legislative assembly। अनुच्छेद 1981 के अनुसार डैश अध्यक्षता नहीं कर सकता जबकि उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्पीकर। तो जिस तरह से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसी तरह से स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोकसभा जैसा काम करता है। तो इस क्वेश्चन में है कि 181 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो काम नहीं कर सकते अगर उन्हें हटाने का प्रस्ताव अगर चलाया जा रहा है असेंबली के अंदर। यही पूछा जा रहा था 181 आर्टिकल्स के अंदर। अब हम लोग आर्टिकल इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। तो 181 को तो हम लोगों ने देखा, इसमें स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बैठ सकते अगर उन पे रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा है। आर्टिकल 93 में है ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं उनके इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 95(1) है डिप्टी स्पीकर जो हैं वो अगर स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है तो उनके प्लेस पे वो काम कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 97, ये डील करता है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के सैलरी और अलाउंसेस कितने होने चाहिए उसके बारे में। उसके बाद है आर्टिकल 100, इसमें लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो वोट नहीं कर सकता फर्स्ट टाइम, लेकिन जब दो पार्टीज के बीच में वोट जब इक्वल होने लगती है
तो उस समय स्पीकर हैं जो वोट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 178। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्टेट के असेंबलीज में होने चाहिए, उसके बारे में बताता है। अब जो फर्स्ट स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर, और अभी जो करेंट स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला, जो कि राजस्थान से हैं। उन्हें 19 जून 2019 तक बनाया गया था, लेकिन वो फिर से 2024 में भी अगेन वो स्पीकर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राग दीपक हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिशियन? राग दीपक के संगीतकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तानसेन। तो तानसेन के बारे में बोला जाता है कि ये बिल्कुल अपने आर्ट में बिल्कुल निपुण थे। ये कहीं भी चलते फिरते गाते ही रहते थे, और ये जब मेघ मल्हार गाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा फील होता था कि जैसे बारिश हो रही है, और जब राग दीपक गाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि लैंप को जलाया गया है। और इस तरह से इन्होंने दो गीत गाया करते थे, मेघ मल्हार और राग दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया गया है 2.80 ऑफ जीडीपी, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है 10.80% ऑफ जीडीपी। निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना करें। राजस्व घाटा कितना है सकल घरेलू उत्पाद का 2.80%, राजस्व व्यय है सकल घरेलू उत्पाद का 10.80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे होगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू डेफिसिट का यूज करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस तरह से ये तीनों में रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो डेफिसिट होता है वो कब होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा होगा इनकम के कंपेरिजन में, तो डेफिसिट कहलाता है, घाटा कहलाता है। यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनकम को, तो निकल कर आएगा डेफिसिट। तो उसी को इस टाइम में लिखा गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो यहाँ पे कितना कितना दिया गया है, डेफिसिट दिया गया है 2.80, तो 2.80 हो जाएगा यहाँ पे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया 10.80, तो 10.80 हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसे अगर लिखेंगे अगर इस तरह से, यहाँ पे मैं इसे लिखती हूँ, तो इस फार्मूले का यूज करके डेफिसिट और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को यूज करके इस फार्मूले से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना क्या है इसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट इक्वल टू लिख सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर माइनस डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंडिचर से सब्ट्रैक्ट करना डेफिसिट को, तो 10 माइनस 80 करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.80 को, तो कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर chronicles the life of which notable Indian personality। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस उल्लेखनीय भारतीय व्यक्तित्व के जीवन का वर्णन करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियंस हैं जिनके ऑटोबायोग्राफीज हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले भगत सिंह का भाई आई एम एन एथिस्ट, बी आर अम्बेडकर वेटिंग फॉर अ वीजा, जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, मोहन दास करमचंद गांधी का है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका है आत्मकथा, रविशंकर का है माई म्यूजिक माई लाइफ, एना चंडी जो कि फर्स्ट फीमेल जज थी उनका है आत्मकथा, एपीजे अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर, खुशवंत सिंह का ट्रूथ लव एंड लिटिल मलाइस,
जेबी कृपलानी का है माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, एल के अडवाणी का है माई कंट्री माई लाइफ, अभिनव बिंद्रा का है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह का है द डेज ऑफ माई लाइफ, कपिल देव का है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, सानिया मिर्जा का है एस अगेंस्ट ऑड्स, सोनू सूद का है आई एम नो मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द पटकल हिल्स आर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, पटकल पहाड़ियाँ पर्वतों का हिस्सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पूर्वांचल का है। तो पूर्वांचल जो हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न हाईलैंड्स में, यानी इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसके माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। अब इसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं? नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। और इसके अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक हैं अलग अलग माउंटेन्स के उसे देखेंगे। तो इसमें इंडिया में सबसे हाईएस्ट है K2 जिसे गौरवी नॉस्टन भी बोलते हैं, अरावली का है गुरु शिखर राजस्थान में, ईस्टर्न घाट्स का है महेंद्रगिरी जिसे डोएडी मुंड भी बोलते हैं जो कि उड़ीसा में है, वेस्टर्न घाट्स का है अनाईमुड़ी केरला में है, सतपुड़ा में क्या है धूपगढ़ जो कि महादेव हिल्स भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में है, नीलगिरी का है दोडा बेटा तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार का है सैडल पीक, अरुणाचल प्रदेश का है कांगटो, गुजरात का है सालकला, महाराष्ट्र का है कालसुबई इगाटपुर के पास में, झारखंड का है पारसनाथ, मिजोरम का है ब्लू माउंटेन, नागालैंड का है सलामती पीक, सिक्किम का है कंचनजंगा और उत्तराखंड का है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट। अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पोएट थे अलग अलग रूलर के टाइम में उसे देखेंगे। तो कालिदास थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, रवि कीर्ति थे पुलिकेशिन 2 के टाइम पे, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के टाइम पे, भावाभूति थे यशो बर्मन के टाइम पे, शेखरा थे महेंद्र पाला 1 के टाइम पे, अमीर खुसरू ये दिल्ली सल्तनत के अलग अलग रूलर्स के टाइम पे काम करते थे, अलासनी पेदाना कृष्णा देवराया के टाइम पे, नंदी थिमना कृष्णा देवराया के लिए काम करते थे, पंपा अरी केसरी 2 के लिए, चांदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व बाहर रखा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयरन स्लैब्स। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था जिसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, उस टाइम आयरन के बारे में पता नहीं था, आयरन उसमें नोन नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग था वहाँ पे, और वहाँ पे जो क्राफ्ट्स था या फिर आर्टिफैक्ट्स था, कल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करता था, यहाँ पे वेट एंड मेजर्स थे, सील्स थे, पोएट्री, ज्वेलरी, एविडेंसेस ऑफ ट्रेड विथ अदर रीजन्स यहाँ पे पाए गए। अब हम लोग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स के देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स हुआ और उसे किसके द्वारा खुदाई किया गया। तो सबसे पहले हड़प्पा, ये पंजाब में स्थित है रावी नदी के किनारे, इसका खुदाई किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ पे क्या क्या मिला? कॉपर बुल्लक कार्ट, ग्रेनरीज, टेराकोटा फिगरिन्स। उसके बाद है मोहनजोदाड़ो, ये क्या है इंडस सिंध में है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे इंडस रिवर के किनारे है। इसका खुदाई हुआ आर.डी. बनर्जी के द्वारा। यहाँ पे क्या क्या था? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, यूनिकॉर्न सील्स, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू, पशुपति सील, स्टीरियोटाइट स्टैचू बियर्ड मैन के साथ। उसके बाद है कालीबंगन, ये राजस्थान में है घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पे अर्थक्वेक का एविडेंस मिला, वुडन प्लाव मिला,
और कैमल्स का बोन मिला, फार अल्टार्स मिला, फुरोड लैंड जोता हुआ खेत भी मिला। उसके बाद है लोथल जो कि गुजरात में है, भोगावा रिवर पे। यहाँ पे मिला पोर्ट टाउन, ग्रेवयार्ड, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क और फायर अल्टार्स। उसके बाद है धोलावीरा जो गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे मिला एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट। ऐसा ये सिर्फ एक ऐसा साइट था जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ पे जॉइंट वाटर रिजर्वायर था, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग था, हार्नेसिंग था और डैम्स था और स्टेडियम भी मिला धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ना ही प्योरली रिजिड है ना ही प्योरली फ्लेक्सिबल है, यानी ये दोनों का मिक्स है। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्कुल रिजिड नहीं है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा और बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है यूके के जैसा। तो रिजिड कैसे नहीं है, इसका एग्जांपल है कि फंडामेंटल राइट को जब वो अमेंड किया जाता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी का। तो इससे पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। और फ्लेक्सिबल कैसे है, तो कुछ अमेंडमेंट ऐसा है जिसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जाता है। इससे पता चलता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। द बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के सारे जो भी स्टेट्स हैं उसके फेस्टिवल्स को देखेंगे और ऑप्शंस में जो भी स्टेट्स दिए गए हैं उसके फेस्टिवल्स को देखेंगे, क्योंकि मैं जब भी ऐसा क्वेश्चंस होता है तो जो भी ऑप्शंस में होते हैं वो सारे स्टेट्स को मैं कवर करती हूँ, क्योंकि मैं सारे स्टेट्स को एक साथ कवर करूँगी तो आप लोगों को याद नहीं रह पाएगा लंबे टाइम तक। इसलिए थोड़े थोड़े करके इस तरह से हम लोग कवर करेंगे तो याद ज़्यादा टाइम तक रह पाएगा। तो सबसे पहले सिक्किम, यहाँ पे है होता है माघ संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागादवा, लोसुंग, सोनम लोसर, होली रामनवमी। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सियांग रिवर फेस्टिवल होता है, पांग सऊ पास विंटर फेस्टिवल होता है, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नेवकुंभ, लोसर फेस्टिवल जो कि मोनपा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, संकेन और मोरीलंग। उसके बाद है मणिपुर का गंग नगई, लुई नगैनी, यसुंग जिसे डोल जाता भी बोलते हैं, चिरोवा जो कि मणिपुर का न्यू ईयर होता है, कांग रथ यात्रा ऑफ मणिपुर, हिकरू हितोंगवा, लाई हरोवा। और कूट फेस्टिवल जो कि कुई चीन मिजो ट्राइब मनाते हैं, चुम्फा जो कि तुंगखुल नागास ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, और कांग रथ यात्रा होता है चेरी ब्लॉसम, संगई, निंगोल, चकौवा। उसके बाद है नागालैंड, यहाँ पे होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोआत्सु, एलोंग, हेगा, बूसु, सक्रेनई, मिमकुट, टुकनई, सुमीनागा, टुलुनी, एलेंग, लुइरा फानिस फेस्टिवल, नाक न्यूलेम, मिमकुट, सक्रेनई और योसंग। ये सारे नागालैंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम, यहाँ पे होता है बिछू, चापचारकुट, मिमकुट और पालकुट। मेघालय में होता है सारसुकमिनसिम, नोंगक्रम फेस्टिवल, भैदियानक्रम फेस्टिवल और सारसुकरा। और होता है बांग्ला फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट है त्रिपुरा का, यहाँ पे होता है खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोक अष्टमी फेस्टिवल और गरिया पूजा। उसके बाद है तेलंगाना, यहाँ पे होता है बथुकम्मा, बोनालू, उगाड़ू, उगाड़ी, उगड़ी, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दिवाली, होली और समक्का सरक्का जातरा। ये सारे तेलंगाना के फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद है पंजाब का, तो इसमें होता है लोहरी, बैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व और तियान। तो ये सारे फेस्टिवल थे पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। फुट फॉल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेनिस। तो फुट फॉल्ट किससे एसोसिएटेड है, टेनिस से।
अब हम लोग इम्पोर्टेंट गेम्स के कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बास्केटबॉल, इसमें होता है द एली ऊप, एयर बॉल, एसिस्ट, डंक, ब्रिक, शूटिंग गार्ड, फॉल, बैकबोर्ड, बैंक, कोर्ट, ड्रिबल, बॉलर, सेंटर, फास्ट ब्रेक, फ्री थ्रो, ब्लॉक, बास्केट, बॉक्स, बॉल हैंडलिंग। उसके बाद है क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट बैट होता है, डक, अपील, बाउंड्री, एसेस, बॉल, विकेट, बेल, बाउंसर, ऑलराउंडर, बाई, सेंचुरी, इनिंग्स, आर्म बॉल, बॉल टेम्परिंग, बॉल्ड, क्रीज, ऑल आउट, बैट्समैन, बॉलर, काउट, फास्ट बॉलिंग, कट। उसके बाद है वॉलीबॉल का, इसमें होता है ब्लॉक, एस, डिग, बम्प, अटैक, किल, साइड आउट, असिस्ट, फ्लोटर, हिट, लेब्रो, अटैकर, बैक रो अटैक, डिंक, फॉल, फ्री बॉल, जस्ट, जंप, सर्व, पैनकेक, सर्व, सेंटर लाइन, डबल हिट, फुट फॉल्ट, फोर आर्म्स पास। उसके बाद है फुटबॉल में, इसमें होता है सेंटर, डिफेंडर, टैकल, ब्लीज, कॉर्नर किक, एक्स्ट्रा टाइम, गोलकीपर, लाइन ऑफ स्क्रीमेज, बॉल, कॉर्नर बैक, डाउन, ड्रिबल, फील्ड गोल, गोल, ग्रिडियन, किक, पेनाल्टी, पिक्सकिन, टीम, बैकफील्ड, पास, बैक। उसके बाद है अब टेनिस का देख लेते हैं। तो टेनिस में होता है एस, एड, ऑल, एले, अप्रोच, बैक कोर्ट, बैकहैंड, बेसलाइन, ड्यूस, ड्यूस कोर्ट, डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फोरहैंड, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉब, मैच, नो एड, नो मैंस लैंड, आउट, ओवरहेड, पोच, पॉइंट, रैली, रिसीवर, सर्व, सर्वर, सर्विस ब्रेक, सेट, स्लाइस, स्मैश, स्पिन, स्ट्रोक, टाइम ब्रेक, टॉप स्पिन और वॉली। तो ये सारे टेनिस के टर्म्स थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। Select the incorrect pairs of molecular formula units and their molar mass from the following। निम्नलिखित में से अणुसूत्र इकाइयों की गलत जोड़ी और उनके द्रव्यमान का चयन करें। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, HNO3 का मोलिकुलर मास दिया 62, ये रॉन्ग है। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लोग को पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट नहीं, आप लोगों को सिंपल बस 1 से 30 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कंपलसरी याद रखने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांस यही होता है कि 1 से 30 के बीच में ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप लोगों को याद रखना है। तो 1 से 30 तक में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये 30 तक के एलिमेंट्स थे। अब इसका एटॉमिक मास कैसे याद रखना है, तो आप लोगों को एटॉमिक मास भी एक कॉलम बनाकर लिख लेना है सभी का, 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया गया है 1.008। तो इसे आप लोग को राउंड ऑफ करके लिखना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका लंबे डिजिट का एटॉमिक मास उस तरह से दिया गया है, तो उसे तो कंप्लीट याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आप राउंड ऑफ करके इसे याद रख सकते हैं। तो अगर 1.008 है तो इसे राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे होता यहाँ पे अगर होता 1.99 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता। तो हर एलिमेंट का क्या करना है, एटॉमिक मास को राउंड ऑफ करके याद रखना है। ये आप लोगों को आई होप कि पता ही होगा कि राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का आप देख सकते हैं सोडियम 11 नंबर पे होता है। तो सोडियम का कितना है, 22.989 है। तो इसका हो जाएगा 22.989 है, तो क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करके 23 हो जाएगा। तो सोडियम का हो जाएगा 23 और प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन है
17 नंबर पे इसका है 35.446। आप देख सकते हैं कि ये है 35.446 क्लोरीन का। तो इसे राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 35 ही लिखेंगे, क्योंकि 35 के बाद 0.4 है, तो अगर 4 से ज़्यादा होता तो राउंड ऑफ करके हम लोग क्या करते हैं, एक आगे नंबर बढ़ा देते, लेकिन 4 तक क्या करते हैं, वही नंबर रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 35। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड है HCl। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1.008 है हाइड्रोजन का, तो इसलिए हाइड्रोजन का तो 1 ही रह जाएगा। और क्लोरीन का कितना था, 35, तो इसका कितना होगा, 36। तो ये भी राइट है। अब 0.5 आप देख रहे होंगे वो किससे इसमें थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके लिया है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। CH4 का कितना हो जाएगा, CH4 में 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा, और कार्बन कितने हैं, 1 है, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन 6 नंबर पे होता है, और इसका है 12.0096 है, सॉरी। तो इसका राउंड ऑफ करके कितना होगा, इसका राउंड ऑफ करने पे 12 ही होगा। तो 12 करेंगे, 4 + 12 कितना हो जाएगा, 16। तो ये तीनों का देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। अब हम लोग HNO3 का देखेंगे, तो H का कितना हो जाएगा, 1 होगा, और N नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7 होता है। तो 7 पे देखेंगे 14.0064 है, तो इसका राउंड ऑफ करने पे 14 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। और ऑक्सीजन का कितना है, 3 एटम है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 15.999, 8 नंबर पे होता है ऑक्सीजन। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 3 एटम का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसे अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करने पे 63 आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो भी कंपाउंड होता है उसे उसका मॉलिक्यूलर मास इस तरह से निकाल सकते हैं, जब आप लोग को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होंगे। अब ये जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, यहाँ से आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से टेबल में एल्केली मेटल है, कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, सभी को यहाँ से आप कलर के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following revolutionaries who was arrested in Lahore conspiracy case by the British government of India was martyred in the hunger strike of 63 days in jail? निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी जिसे भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, वो उन्हें जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में वो शहीद हो गए थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जतिंद्र नाथ दास। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो था उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ये फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इन लोगों को तीनों को 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, मतलब इन्हें फांसी दे दिया गया। और ये किस काम के पनिशमेंट में मिला, इन्होंने जॉन सॉन्डर्स जो एक पुलिस ऑफिसर था उनका मर्डर करने के अपराध में इन्हें फांसी दे दी गई। अब जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें ये हुआ क्यों था, तो ये लाला लाजपत राय जो थे उनका डेथ हो गया था लाठी चार्ज में। कब, जब लाहौर में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। इसके कारण ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस किया गया। अब ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है इनमें इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, जतिंद्र नाथ दास हैं जिन्हें जतिन दास भी बोलते हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, शिवराम राजगुरु हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं। अब जो जतिंद्र नाथ दास हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के भी मेंबर थे, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया
और इसके बाद उन्हें जो जेल था उसके अंदर ही 63 डेज के हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी डेथ हो गई। अब भगत सिंह जो थे वो बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने बॉम्ब फेंका था दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केस को देखेंगे ईयर्स के साथ। तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1908 में, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1912 में, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1925 में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1929 में, और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1924 में, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस हुआ और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1929 एंड 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो लास्ट क्वेश्चन, 25 बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डिस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक पूर्ण निरंकुश के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। तो यहाँ पे जो हिंदी का ट्रांसलेशन है वहाँ पे थोड़ा सा इरर है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक पूर्ण निरंकुश के रूप में बलबन के शासन के टाइम पे, के यहाँ पे कारण नहीं होगा, के टाइम पे, के समय पे निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिज। तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो ममलूक डायनेस्टी का सुल्तान था। उसने दिल्ली पे रूल कब से कब किया, 1266 से 1287 ईस्वी तक। बलबन जो था वो पहले क्या था, एक स्लेव था, गुलाम था, लेकिन उसे धीरे धीरे उसका दिल्ली सल्तनत में उसे उसका रैंक ऊपर उठाया गया और उसे पावरफुल एक पर्सन बना दिया गया। इसके कारण वो धीरे धीरे दिल्ली का सुल्तान भी बन गया। इसके टाइम पे कौन कौन सी पॉलिसी आई थी, तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन था। इसमें था कि वो एक जो ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी था वो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी था। इसमें रिवेलियन जो होता था, बलबन के अगेंस्ट में जो हो रहता था, उसे सप्रेस करने के लिए, मेवातिज को क्रश करने के लिए, और जो भी ऑफिसर्स थे उनके बीच में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये पॉलिसी लाया गया ब्लड एंड आयरन का। उसके बाद था डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। तो इसमें क्या था कि सुल्तान को गॉड के जैसा ट्रीट करना होता था, ये था थ्योरी ऑफ किंगशिप का। उसके बाद था पर्शियन ट्रेडिशन से भी ये इसने कुछ इंस्पायर होकर कुछ रूल्स को बनाया, जिसमें कि नवरोज जो पर्शियन न्यू ईयर था उसे भी सेलिब्रेट करना शुरू किया, और सिजदा और पैबोस को इन्फोर्स किया। तो सिजदा मतलब होता है झुकना राजा के सामने, और झुककर उसे पैरों को किस करना, उसे कहते हैं पैबोस। तो सिजदा और पैबोस इसके टाइम पे आया। उसके बाद बलबन ने चहलगानी जो था यानी चालीसा, उसे एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो चालीसा क्या था, ये 40 टर्किश लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे बनाया गया था, और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करती थी। इसके कारण क्या किया, बलबन ने इनके पावर को ही ख़त्म कर दिया, उनके स्ट्रेंथ को कम कर दिया, और इसलिए इस तरह से बलबन ने चहलगानी को एबोलिश कर दिया। अब हम लोग ममलूक डायनेस्टीज के रूलर को देखेंगे। तो सबसे पहले है कुतुब अल दीन ऐबक। तो ये 1206 से लेकर 1210 तक रहे। ये थे फाउंडर ममलूक डायनेस्टी के। उसके बाद है आए आराम शाह 1210 से 11। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। उसके बाद रुक अल दीन फिरोज 1236 ईस्वी में। उसके बाद आई रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। और लास्ट कौन थे, मैजुद्दीन कैकाबाद 1286 से 1290। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने एसएससी एमटीएस 2024 के 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर डालें, ताकि मैं
इस तरह समझ पाऊँ कि आप लोगों के लिए वीडियो कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है, और मैं इम्प्रूवमेंट के अगर करना होगा तो उसे भी मैं ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।